आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे बेटे, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने इससे पहले आपकी न्यू बुक जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स की आई है, इसके पहले दो चैप्टर 15 और 16 के एमसीक्यूज़ का सलूशन अपलोड कर दिया था। आज मैं आपके सामने आपका थर्ड यूनिट जो न्यू बुक का है, चैप्टर 17 के नाम से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनके एमसीक्यूज़ का सलूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक बार फिर रिमाइंडर कि ये आपका सेक्शन ए जो बनेगा पेपर में, उनमें एमसीक्यूज़ आएंगे और जितना अच्छा आप इसको प्रिपेयर करेंगे, जितना बार बार उसको रिफ्रेश करते रहेंगे, उतना आपके सेक्शन ए एमसीक्यूज़ का पोर्शन में अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। नियरली हर चैप्टर से एक एमसीक्यू लाजमी लिया जाएगा। तो आइए अपने आज के इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बड़ा एक पहला एमसीक्यू जो आपका आ रहा है, ये टॉपिक आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, कारनॉट इंजन में हमने पूरा इंजन तफसील से पढ़ा और फिर इसके बारे में एक एमसीक्यू यहाँ पर आ गया है कि अ फ्रिक्शनलेस हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट ओनली इफ़ इट्स एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज़। यानी कह रहे हैं कि जैसे कारनॉट ने भी कहा था आखिर में कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपका है कि इसमें आपको लाजमी जो T2 जो टेम्परेचर होता है कोल्ड वाले का, सिंक वाले का, वही कहता है एग्जॉस्ट टेम्परेचर, ये कुछ न कुछ लाजमी मिलेगा, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। और अगर ये ज़ीरो हो गया तो आपका इंजन क्या हो जाएगा, 100% एफिशिएंट हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड ये एमसीक्यू आ गया है कि यहाँ पर ज़ीरो अब दो जगह दिया हुआ है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, 0 केल्विन में दिया हुआ है। तो जैसे अपने न्यूमेरिकल्स भी करे होंगे कारनॉट इंजन के, कि उसके अंदर हमने टेम्परेचर को केल्विन में ही यूज़ करा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया जाता है। तो इसलिए 0 केल्विन इज़ द करेक्ट आंसर। कि यहाँ पर जो T2 है आपका सिंक का टेम्परेचर है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर है, ये 0 केल्विन नहीं हो सकता। कि अगर 0 केल्विन हो गया तो फिर इंजन आपका 100% एफिशिएंट हो जाएगा, विच वायलेट्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो 0 केल्विन इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। सेकंड एमसीक्यू रिलेटेड है रेफ्रिजरेटर के हवाले से कि अगर हम इस रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते हैं, डोर ओपन कर देते हैं और उसको रूम के अंदर रख दें और अब उसको रन करें रेफ्रिजरेटर को, तो बताइए इससे रूम के टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत ईजी सा है बेटे कि रेफ्रिजरेटर एक मशीन है, इसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, आपने मैकेनिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड करी, लाइट इसको दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, और अब जब ये चलेगा तो ये हीट रेडिएट करेगा चलते वक्त। और अब आप अगर उसको रूम के अंदर के चला रहे होंगे तो बजाय रूम को ठंडा करने के रूम को और गर्म करेगा, क्योंकि जो इसकी इंजन की वर्किंग है, जो ये मूव कर रहा है, ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, हीट एनर्जी, जिसके से टेम्परेचर बजाय कम होने के टेम्परेचर बढ़ जाएगा कमरे का। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। थर्ड एमसीक्यू में बेटा बात की जा रही है डीजल इंजन के हवाले से। याद रहे जो आपकी न्यू बुक आई है कराची बोर्ड की अब के इस साल, इसमें उन्होंने डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का भी तारुफ डाला हुआ है। इसके हवाले से उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो हमें इसको भी पढ़ना होगा कि डीजल इंजन की कंस्ट्रक्शन जब आप देखेंगे तो नीचे दिए हुए चार में से कौन सा पार्ट आप इस्तेमाल नहीं करते। तो बेटा ये फ़र्क है डीजल पेट्रोल इंजन का कि इसमें अंदर ये जो स्पार्किंग प्लग है, ये हम पेट्रोल इंजन में तो लगा रहे होते हैं, लेकिन डीजल इंजन में यहाँ पर इग्निशन होता है और यहाँ पर कंप्रेशन के ज़रिए हम इसको खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्पार्किंग प्लग की नीड नहीं होती डीजल इंजन के अंदर। बाकी जो पार्ट्स हैं वो इसमें यूज़ होते रहे हैं, स्पार्किंग प्लग डीजल इंजन में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है। बाद में जब इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे तफसील से डीजल इंजन को, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जी, नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया है कि पूछा जा रहा है कि नीचे में कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है, यानी कि जो दोबारा अपने आप को रिवर्स नहीं कर सकता। रिवर्सिबल किसे कहते हैं मेरे बेटे, कि जो प्रोसेस अपनी इनिशियल कंडीशन पर वापस आ जाए, यानी सराउंडिंग के हिसाब से जो उसकी इनिशियल स्टेट थी उस पर वो वापस आ जाए, कि हीट ट्रांसमिशन हो, वर्क हो, जो भी हो,
उसके बाद वो अपनी असली हालत में वापस आ जाए, वो कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल वो होता है जो कि अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस ना आ पाए। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है, केमिकल एक्सप्लोजन, आप समझ ही सकें इस बात को कि एक्सप्लोड होने के बाद जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एयर में ट्रेवल करेंगे, जहाँ भी होंगे मीडियम में। तो ये दोबारा से हम इसको जो है समराइज़ नहीं कर सकते इसकी असली हालत में। इसको वापस एक बार वो बर्न हो गए तो बर्निंग के बाद अब उनको दोबारा से यकजा करना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जो केमिकल एक्सप्लोजन है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसको आप दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं ला सकते। आई होप बात समझ में आ गई होगी। नंबर 5 एमसीक्यू बहुत इजी सा है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने इस चैप्टर में पढ़ा है और ये यही कहता है कि आपको सिंक लगाना लाजमी होगा, यानी बगैर कोल्ड दीवार के इंजन वर्क नहीं कर सकता कंटिन्यू पूरे अपने साइकिल में। और वही बात यहाँ पूछी जा रही है कि वे बताइए कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से 100% कन्वर्जन हीट की मैकेनिक वर्क में मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ऐसा ही है कि नॉट पॉसिबल इसलिए कि आप कुछ भी कर लें, आप कितना ही एफिशिएंट इंजन बना लें, लेकिन आपको उसमें सिंक लाजमी लगाना होगा, कुछ हीट लाजमी रेडिएट करनी होगी। और जब भी जो कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट मैकेनिकल वर्क में पॉसिबल नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नंबर 6 एमसीक्यू सामने आ गया है जहाँ पे बात हो रही है चेंज इन इंट्रॉपी इज गिवन बाय। मेरे बेटे ये एक टॉपिक है इंट्रॉपी का जो कि डिसऑर्डर को शो करता है कि एक बार एक सिस्टम में डिसऑर्डर आ गया तो आप उसको दोबारा से उसकी असली हालत में वापस नहीं ला सकते। तो ये हम टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला पूछ रहा है, तो बहुत इजी सा है कि ये रेशियो है हीट एनर्जी और टेम्परेचर की, कि हीट एनर्जी प्रोवाइड की गई टेम्परेचर, ये जो रेशियो बनती है इसको हम कहते हैं चेंज इन इंट्रॉपी। और ये डिसऑर्डर को शो करता है नेचुरल प्रोसेस के अंदर। ये हमेशा इंट्रॉपी क्या रहती है आपकी, पॉजिटिव रहती है, इंक्रीज होती रहती है। यानी कि एक बार जो सिस्टम बिगड़ गया वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन वापस नहीं जा सकता, बल्कि या तो रुक जाएगा या बढ़ेगा डिसऑर्डर। तो जब इसको पढ़ेंगे चुने तो बात समझ में आ जाएगी। फिलहाल अभी आप बस ये समझ लें कि आपने जब किसी वाटर को हीट प्रोवाइड करी तो उसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई, इसका टेम्परेचर भी बढ़ा, तो उसमें डिसऑर्डरनेस आ गया, उसी को शो करते हैं इंट्रॉपी से। तो इसका जो फॉर्मूला है जब पढ़ेंगे आप तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी फॉर्मूला गलत हैं। चलते हैं आगे। नंबर 7 एमसीक्यू रिलेटेड दोबारा उसी टॉपिक पे आ गया है, चेंज इन इंट्रॉपी पर सिस्टम के नेचुरल प्रोसेस के अंदर। यानी कि कोई भी प्रोसेस हो नेचुरली तो उसमें जो इंट्रॉपी का चेंज है, मैंने आपको भी कहा था प्रीवियस भी कि ये पॉजिटिव रहता है, इंक्रीज रहता है हमेशा। यानी कि आप किसी सिस्टम को अगर नेचुरली ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कि आपके हाथ में ब्लैक बॉल है और एक वाइट बॉल है, दो बॉक्स के अंदर, अब आप उन दोनों बॉक्स को मिला दें दोनों बॉलों को, तो अब वो जो बॉलें मिल गई हैं अब आप किसी तरीके से उसको सेपरेट नहीं कर सकते दोबारा से अपनी असली हालत में वापस, कि भाई ब्लैक बॉल अलग हो जाएं वाइट बॉल अलग हो जाएं। ऐसा नेचुरल प्रोसेस मुमकिन खुद ब खुद नहीं है, लाजमी आपको काम करना पड़ेगा अलग से। तो इट मीन्स यही बात यहाँ समझा रहा है कि जैसे ओजोन लेयर आपकी है अर्थ के अराउंड, ये डिस्टर्ब होती रहती है तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के जरिए। तो जो चीज़ एक बार डिस्टर्ब हो गई नेचुरली वो दोबारा अब बैक नहीं हो सकती, अपनी असलियत में वापस नहीं आ सकती। जैसे आपकी एज है, आप ग्रोन कर रहे हैं, तो ये भी ऐसे ऐसे आपकी जो एनर्जी है उसको डाउन करता जा रहा है और ये आप दोबारा से अपनी प्रीवियस एज में वापस नहीं जा सकते। तो नेचुरल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी का चेंज ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर में उन्होंने दोनों टॉपिक डाले हैं, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। जो तफसील में नहीं डाले लेकिन चारों डाला है। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, डीजल डीजल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है या फिर पेट्रोल इंजन। तो बेटा इसका जवाब ऐसा है कि डीजल इंजन इज़ मोर एफिशिएंट दैन पेट्रोल इंजन, क्योंकि ये आपको जो है ज़्यादा अच्छी वर्किंग करता है। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि डीजल इंजन हैवी होता है, इसलिए आप उसको लाइटर व्हीकल में नहीं लगाते क्योंकि उससे उसका वेट बहुत भारी हो जाएगा। लेकिन इसकी एफिशिएंसी जो है पेट्रोल इंजन की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस बात को याद रखिए, बाकी जिसको पढ़ेंगे तफसील से तो वहाँ डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे।
बेटा ये एक एमसीक्यू आ गया है, रिलेटेड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये इस चैप्टर में हमने टॉपिक पढ़ा है सेकंड लॉ का। और ये भी दोबारा से इन टर्म ऑफ इंट्रॉपी एक बात पूछ रहा है। जैसे मैंने आपसे पीछे भी कहा था तो एमसीक्यू के अंदर कि इंट्रॉपी हमेशा इंक्रीज करती है वक्त के साथ साथ। जैसे आपकी हाइट है, आपकी एज है, तो ये वक्त के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इंट्रॉपी यानी डिसऑर्डर बढ़ता रहता है, इसको आप बैक नहीं कर सकते, तो डिक्रीज मुमकिन नहीं है। सेकंड लॉ भी ये कहता है कि नेचुरल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये लास्ट एमसीक्यू आ गया है चैप्टर नंबर 17 का। बहुत आसान सा एमसीक्यू है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। एंड एज यू नो कि ये आपको बताता है कि आप हीट को जो है फ्लो करा सकते हैं हॉट से कोल्ड में, लेकिन आपको कोल्ड से हॉट में करना होगा तो यू हैव टू डू मैकेनिकल वर्क। खुद ब खुद हीट कोल्ड से हॉट में नहीं जाएगी। और यहाँ पर जो नीचे दिए हुए ऑप्शन उसमें ये प्रोसेस दिया हुआ है कि हीट फ्लोइंग फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक आपको मैकेनिकल वर्क नहीं करेंगे हीट कोल्ड से हॉट में नहीं जा सकती। और ये जो पॉइंट है ये वायलेट कर रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। उसने कहा था कि आप डायरेक्शन हीट की न चले हॉट से कोल्ड में, कोल्ड से हॉट में अगर भेजना है तो आपको मैकेनिकल वर्क, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जो यहाँ मेंशन नहीं है। इसलिए लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि ये वायलेट कर रहा है सेकंड लॉ की स्टेटमेंट को। बाकी ऑप्शन सारे जो है सेकंड लॉ को वायलेट नहीं कर रहा, वर्किंग करता है। ऐसी गैस मिक्सिंग या कोई भी ऐसी चीज़ जो है यहाँ पर वायलेशन की तरफ नहीं जा रही, लेकिन लास्ट पॉइंट वायलेट कर रहा है सेकंड लॉ को, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज चैप्टर 17 है, जो कि हीट से रिलेटेड जो थर्मल फिजिक्स आपका पोर्शन दिया हुआ है न्यू बुक के अंदर, उसका लास्ट चैप्टर है। 3 चैप्टर से हीट से रिलेटेड काम यहाँ दिया हुआ है न्यू बुक के अंदर, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इनको बार बार रिफ़्रेश करें और बेहतर कॉन्सेप्ट बनाएं, और अपनी प्लानिंग से चलें, वक्त को ज़ाया ना करें, नज़रें अपनी टारगेट पे रखें। एग्ज़ाम आपको देने हैं और इंशाल्लाह अच्छे देने हैं। आगे आपको ई कैट एम कैट के टेस्ट भी देने हैं। तो इन सब चीज़ को अपने फ्यूचर प्लान्स में डालें और वक्त ज़ाया किए बगैर आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और फिर बार बार इनको गो थ्रू करें। ख़ुद भी सर्च करें बुक से इनको कि ये आंसर्स जो दिए गए किस तरीके से आए हैं, तो इससे इंशाल्लाह जो हमारा आगे का लोड है वो कम हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और याद रहे कि मैंने इससे पहले 15 और 16 चैप्टर के एमसीक्यू भी डाल दिए हैं, उनको भी देखें, इसको भी देखें, तो इंशाल्लाह ये आपको वर्कलोड कम कर देंगे। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपके कदमों को मजबूती दे, और अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।